Good morning to you guys. Very good morning to everyone. सभी को नमस्कार और सभी को good morning. Rather, very good morning to you. Very good morning to all the persons, those who are connecting here. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. Nancy, Purnima, very good morning to you. Sneha, very good morning to you. Very good morning to all the persons, those who are connecting here. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. Khushbu, very good morning to you. Anjali ji, namaskar. Nitin, very good morning to you. Neha, very good morning to you. Vidhi, very good morning to you. आज तो उसकी पसंद रहे, स्वस्थ रहे मेरे भाई. विशाल, very good morning to you. ऋतिक, पसंद रहें, स्वस्थ रहें आप. सभी को नमस्कार. सभी को good morning. We are just waiting for a few minutes. Once all the persons, those who used to connect with us, once they are going to be here, we would be starting it. Very safe. That yes, we have looked after. A single student of mine to look after the very same. Giras, very good morning to you. Very good morning to all the individuals, those who are connecting here. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को गुड मॉर्निंग. एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि वो जो मैसेज आपके साथ ड्रॉप किया गया था वो आपने देख लिया है या नहीं देख लिया. मुझे आप यहीं कमेंट करके बता सकते हैं. आपको है ना व्हाट्सएप चलाने की जरूरत नहीं है. आपको व्हाट्सएप पे दोबारा जाने की जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली लेट मी नो हियर ओनली. अगर आपने देख लिया है तो वेल एंड गुड, और नहीं देखा है तो आप बाद में देख लीजिएगा. इट्स कंप्लीटली फाइन, बहुत अर्जेंट नहीं है. अमन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द इंडिविजुअल्स दोस हु आर कनेक्टिंग. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को गुड मॉर्निंग. वैसे भी ना, जब से ऑनलाइन क्लासेस आई हैं, एक बड़ा अच्छा एडवांटेज है. खासकर अच्छा एडवांटेज क्या है? अमन, नैन्सी, खुशबू, सालनी एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर I eagerly waiting for your class, but unfortunately it's timing at 10:30 a.m. Nitin, at what time you are looking after my class? You want me to have the session at another time? Please do suggest me what time you will be available. I will be making sure if possible for myself and possible for rest of the students, those who are connecting here. We can schedule the session by that particular period. So I was talking about the advantage of the online classes. ये जब से online classes आई हैं before 9:30 a.m. नितिन जी, बस थोड़ा सा जनवरी का मंथ निकल जाने दीजिए. मतलब हम ना एक बैच लॉन्च करने वाले हैं अभी. आपके साथ ना बहुत जल्दी कुछ मैसेजेस जो हैं वो कम्युनिकेट कर दिए जाएंगे. सालनी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग. Very shortly we will be communicating few messages. Nowadays I'm working on the platform. By yesterday only I had communicated with Sneha as well that I'm planning for 2024 prelims batch. Nitin, even I have commented, I have replied you on the comment which you made on the YouTube as well. वो जो आपने मुझसे कहा हुआ था कि 2024 का जो हमारा बैच है प्रीलिम्स का, उसमें समय बहुत कम बचा हुआ है. रश्मि जी, let me complete first of all. I will be making sure that I can work in the collective interest of all the individuals, and definitely you are in the collective interest. You are among those persons जिनके इंटरेस्ट में मैं काम करना चाहता हूँ. ठीक है. सो परेशान मत होइए. और दूसरा फिर देखिए, विशाल जी, रश्मि जी, नितिन जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, वो हमारे साथ ना बहुत सारे स्टूडेंट हैं. अब चूंकि हम किसी ना किसी के जब एक व्यक्ति के पर्सनल ओपिनियंस को सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे व्यक्ति को वहां प्रॉब्लम होती ही होती है. आई होप यू डू अंडरस्टैंड द वेरी सेम. परफेक्शन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. ऐसा कोई समय नहीं होगा जिस समय पर हमारे सभी छात्र छात्राएं जो हैं वो एग्रीड हों.
ऐसा कोई समय बना ही नहीं है। दैट्स वाई हम पूछते ही नहीं है, हम समझते ही नहीं है, हम ना प्रयास करते हैं कि हम मेजोरिटी के बेसिस पर चीजों को डिसाइड कर सकें। आपने देखा होगा पिछले साल जो छात्र छात्राएं मेरे साथ कनेक्ट कर रहे थे, हम मेजोरिटी के आधार पर डिसीजंस लेते हैं। तो हम मेजोरिटी के आधार पर ही डिसीजन लेंगे। आई वाज टॉकिंग अबाउट द प्रीलिम्स बैच। हम एक प्रीलिम्स बैच की चर्चा कर रहे थे जो हम अगले अभी इसी मंथ में लॉन्च करने वाले हैं। बड़ा अच्छा सा एक बैच हम लेकर चलने वाले हैं। लक्ष्मी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द इंडिविजुअल्स दोस हु आर कनेक्टिंग हियर। ठीक है, जैसे हमने ना पिछले वाले प्रीलिम्स में एक लक्ष्य बैच बनाया था, जब हमारा पिछला प्रीलिम्स आया था, प्रीलिम्स 2023। तो ये प्रीलिम्स 2023 में हमने एक लक्ष्य बैच बनाया था, और लक्ष्य बैच के साथ हम आगे बढ़े थे। सिमिलरली हमारा ये जो प्रीलिम्स 2024 है, ये जो प्रीलिम्स 2024 है, निवेदिता जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द इंडिविजुअल्स दोस हु आर कनेक्टिंग। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। इसके लिए भी हम एक बैच लेकर आ रहे हैं, क्योंकि as you guys are having association with the platform, so uh, it is my sincere responsibility to communicate the very same with you. तो मैं कुछ चीजें आपको बता दे रहा हूँ, आपको सुनकर अच्छा लगेगा, ठीक है, और टिल दैट पीरियड आपको इंतजार करना है। सबसे पहले दादाजी, हम चेंज करने वाले नहीं है टाइमिंग अभी, तो परेशान नहीं होना है। जब हम टाइमिंग चेंज करेंगे या कोई भी चीज करेंगे तो हम डेफिनेटली पोल के माध्यम से समझेंगे। मैं सिर्फ ये समझना चाहता था कि नितिन जी जो है उनके लिए कौन सा समय जो है वो सुटेबल है, क्योंकि नितिन जी एक वर्किंग हैं, बेसिकली बैंकिंग सेक्टर के साथ एसोसिएटेड हैं, एंड ही हैज जॉइन्ड अस ऑन अ वेरी recent note. So I was just trying to understand what time will be suitable for him, so that in the future or in the further अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम हम जब सेशंस को शेड्यूल करें तो हम इनको कहीं ना कहीं कंसीडर कर सकें। ठीक है, प्रीलिम्स 2024 की हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं। इस बैच, ठीक है, और 10 जनवरी से इसे हम स्टार्ट करेंगे। जस्ट अ मिनट। और उसके बाद जाकर 15 जनवरी से हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं। 15th ऑफ जनवरी ये हमारा जो बैच है ये स्टार्ट हो जाएगा 15 जनवरी से। इस बैच का नाम जो है ऐसा ही कलेक्टिव इंटरेस्ट में आपके में भी करा जाएगा। जैसे ही आपका प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम आपकी कलेक्टिव इंटरेस्ट में भी सारी चीजें लेकर चलने वाले। ठीक है, तो अभी वॉइस नहीं आ रही है, ऑडियो स्टक्ड है। Am I audible right now to you guys? Please do let me know. अभी मेरी आवाज क्लियर है और अभी मेरा वीडियो जो है आपको क्लियर है? जल्दी से मुझे बता दीजिए, so that I can head forward to the next one. चलिए ठीक है, तो हमने पिछली बार लक्ष्य बैच बना लिया था। बीपीएससी वाले बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई, ताकि आप ये समझ पाए कि हम आपके इंटरेस्ट में भी ऐसा ही काम करेंगे। तो हमने लक्ष्य बना लिया था, एमपीपीएससी वाले जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, और हमने लक्ष्य के लिए काम भी किया था। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम संकल्प लेने वाले हैं। तो बस लक्ष्य से किसकी ओर बढ़ रहे हैं? अब संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। संकल्प बैच, ठीक है, ये स्टार्ट हो जाएगा 15 जनवरी से स्टार्ट होगा, और 15 अप्रैल में हम इसको टेंटेटिव डेट लेके चल रहे हैं कि हमारी टेंटेटिव डेट जो है वो टेंटेटिव डेट ही है। और उसके बाद जाकर 20 अप्रैल तक, 15 से 20 अप्रैल इसकी लास्ट डेट होगी। अब कई बार क्या हो जाता है कि फर्दर डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाती है। तो जो भी स्टूडेंट, आपको नहीं लेना है, सबसे पहले तो हमारे जो एमपीपीएससी के एस्पिरेंट जो हमें प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, एस्पिरेंट्स दोज हु हैव joined us joined us already, nothing to worry about, nothing to worry
अबाउट, मैंने जैसा आपसे कहा था कि प्लानिंग आपके लिए मैं करने वाला हूं, ठीक है, और अब आपसे कोई सिंगल पैसा नहीं लिया जाएगा, नो एक्स्ट्रा फीस। मैं ये बार बार याद दिला देता हूँ क्योंकि जैसे ही मैं कुछ बैच की कहता हूँ कुछ बच्चों के मन में सवाल आ जाता है, सर हमें पैसा देना होगा क्या दोबारा? अरे नहीं भाई, आपको कोई पैसा नहीं देना है। ज्योति जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप तो ऑलरेडी सदस्य हैं, गुरुकुल परिवार का हिस्सा हैं, ठीक है। तो बोले सर फिर इस बैच के बारे में चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? अब हम इस पर आ रहे हैं। पहला ये जरूरी था कि हमें नोट पॉइंट समझ लें, क्योंकि ये नोट पॉइंट में कई बार बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं। बोले सर अभी तो हमने फीस दी थी, अब दोबारा फिर से देनी है क्या? नहीं। तो बोले सर इस संकल्प बैच में हम करेंगे क्या? क्या हमारे पास एक्सेस होगा? बिल्कुल एक्सेस है भाई आपके पास। बीपीएससी वालों के पास नहीं है? नहीं है, है ना। मैंने कहा था सेपरेट बैच स्टार्ट कर दिए जाएंगे, तो आपके पास नहीं है, आपको परेशान नहीं होना। बोले सर हमारे पास भी होगा कि नहीं होगा, तो आपके पास नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है आपका संकल्प बैच से। अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं नितिन जी? जैसा कल मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया हुआ था और आपने वहां कमेंट किया था कि सर टाइम बहुत कम है हमारे पास। नितिन जी पिछले वाले पेपर में तो ना दिवाली भी बीच में थी। अभी जब हमारा 2023 का प्रीलिम्स था तो उसमें दिवाली बीच में थी। वो दिवाली के 5-7 दिन के वैकेशंस थे, और नितिन जी हमने उस पीरियड में सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। तो ये तो हमारे पास पूरा समय है 90 डेज का, 95 डेज का। यहाँ तो हम आपका यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 का जो सिलेबस है, यूनिट 10 का जो सिलेबस है वो पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है, पूरा कवर करने वाले हैं। सबसे अच्छी बात आपको जानकारी लगेगी, ठीक है। और ये अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम कंप्लीट करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये हम यहां कंप्लीट करने वाले हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप सभी छात्र छात्राएं जो आपके साथ बैचेस की टाइमिंग रहेगी, बैचेस रहेंगे, वो शेयर कर दिए जाएंगे फर्दर, आप उन सभी पर मेरे साथ कनेक्ट कर सके। इस बार कोई ऑफ भी नहीं है। 15 जनवरी के बाद हम यहाँ ना सैटरडे जो होगा हमारे पास, उस सैटरडे में यहाँ प्रीलिम्स की एफएलटीज जो हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। देखो हम आपके इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, आप आपके इंटरेस्ट में काम कर पा रहे हैं या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, और ऐसे ही हम बीपीएससी वालों के लिए भी तैयार हैं। अरे कोई बात नहीं, इट्स कम्प्लीटली फाइन, आई कैन कम्प्लीट। अच्छा वो मैं समझ गया कि आपके पास जो समय हो जाता है सेल्फ स्टडी का, वो दिक्कत होती है। मोहिनी जादव जी कह रही है सर मुझे भी क्लासेस लेना है। मैंने क्या कहा बेटा, हमारे गुरुकुल के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सबके पास एक्सेस है ना। सबके पास का मतलब है एमपीपीएससी वालों के पास। तो अलग से हम किसी को ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं। जो अभी पढ़ना चाहता है वो पढ़ लीजिए, जो नहीं पढ़ना चाहता है वो नहीं पढ़िए। हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, हमने अपनी तरफ से सब कुछ दे दिया है, तो आपको परेशान एक्स्ट्रा होना ही नहीं है। और नितिन जी, आई विल बी वंस दिस पर्टिकुलर बैच विल बी स्टार्टिंग, आई विल बी हैविंग अ कम्युनिकेशन विद यू एज वेल, हाउ टू मेंटेन और हाउ टू मैक्सिमाइज द 4 आवर्स। वो मैं आपसे बात करूंगा, चर्चा करूंगा कि अभी इन 4 बैचेस को, इन 4 घंटे जो आपके पास है, 4 से 5 घंटे, उनको कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, ठीक है। तो वो चिंता नहीं करनी है। आप तो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए सारी चीजें। आप मुझे बस बता दीजिए कि सर हमारे पास इतना समय है, और उसके बाद हम सारी चीजों को देख लेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर से वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है? इज देयर एनी अदर इंडिविजुअल हु इज फेसिंग सच काइंड ऑफ इश्यूज? क्लियर है? चलिए ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब जो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं है, जो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं है, और दूसरा हमें ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच पर, तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि इस बैच की वैलिडिटी जो है वो वैलिडिटी 6 मंथ है, 6 महीने तक है। और इसकी फीस जो है वो 6,999 रुपए है, मात्र ओनली 6,999, ठीक है। इसमें 10% का डिस्काउंट अवेलेबल जैसा हमेशा रहता है वो रहेगा। तो ये आप अपने नियर वंस लव्ड वंस को कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा हम लेके चल रहे हैं एक मेगा फाउंडेशन बैच जो हमें इस पर चल रहा है। अंजलि जी ये आपके इंटरेस्ट में नहीं है, मतलब द वन हु वांना जॉइन अस,
ऑन दिस एमपीपीएससी बैच, प्रीलिम्स बैच, तो उसकी जो फीस रहेगी वो 6,999 रहेगी और 6 महीने के लिए तक इसकी वैलिडिटी है। कई बार क्या होता है, पेपर की डेट एक्सटेंड हो जाती है, तो पेपर की अगर डेट एक्सटेंड हो गई, हम यहाँ सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, एक बार फिर से उठा लेंगे जो हमें लगेगा कठिन सब्जेक्ट है, जो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं, टेस्ट तो लगातार होगा ही, तो उसके आधार पर फिर हम दोबारा से सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। मतलब हम 6 महीने पढ़ाएंगे आपको, तब तक पढ़ाएंगे जब तक आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो जाएगा, विद इन द 6 मंथ। अब जो एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच, ये जो सुपर 50 है, इस पर हमें ज्वाइन कर, ठीक है, उसे कोई पैसा नहीं देना, उसे कोई पैसा नहीं देना। आपके लिए पूरी प्लानिंग मैं करने वाला हूं, पूरी प्लानिंग मेरी तरफ से, ठीक है। कैसे प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, कैसे मेंस की तैयारी करनी है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। Am I very clear to all the individuals with the very same? You people can let me know so that right now I can head forward to the next and we can head further. तो मुझे उम्मीद है कि हमारे बीपीएससी के छात्र छात्राएं भी कहीं ना कहीं संतुष्ट होंगे कि हाँ भाई, is there any other individual who is facing such kind of issues, जैसा कि नेहा के साथ दिक्कत आ रही है? ऑलमोस्ट अधिकांशतर स्टूडेंट्स को ऐसा इशू आ रहा है। जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट, जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट। है ना, मैं म्यूट करने जा रहा हूं, तो परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा ऑडियो जो है वो मैं म्यूट कर रहा हूं, तो परेशान मत होइएगा। सो प्लीज डू लेट मी नो, एम आई ऑडिबल टू यू राइट नाउ? चूंकि वेदर क्लियर नहीं है, दैट्स वाई इस तरीके के इश्यूज जो है वो आपको कई बार सामना करना पड़ सकता है। कल वेदर जो है वो क्लियर था, इस वजह से चीजें जो थी वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, तो थोड़ा बहुत इश्यूज आ सकते हैं, परेशान मत होइएगा, है ना। आजकल फॉग वॉग चल रहा है। अंजलि जी,
चलिए, अच्छा क्वेश्चन है आपका भी। जनवरी जो सेशंस लाइव होंगे, सेशंस विच विल बी लाइव, ये आपके सेशंस कुछ इस तरीके से लाइव होंगे, बीपीएससी वालों को जो समझना है, ठीक है। हिस्ट्री आपका ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, ये एज इट इज चलेगा। ज्योग्राफी आपका ऑलरेडी चल रहा है, ये एज इट इज चलेगा। आस्था जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। करंट अफेयर्स के सेशंस आपके स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, ये आपके सेशंस स्टार्ट होने वाले हैं। और अभी जनवरी में ये 3 ही सेशंस आपके रहेंगे, आपको परेशान नहीं होना है, आपके सेशंस जो हैं वो बिल्कुल सेम चलेंगे। और दूसरा, एमपीपीएससी वालों के भी हमारे ये जो हिस्ट्री के इतने ही लॉन्ग सेशंस चलेंगे, ऐसे ही हमारा ज्योग्राफी के सेशंस चलेंगे वास्ट। इसको हम प्रीलिम्स के बैच में प्लस मेंस के बैच में सेम पढ़ने वाले हैं। तो प्रीलिम्स में आपको अलग से हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं पढ़ाएंगे इस बार, क्योंकि यहाँ जो हम लेके चल रहे हैं वो हम सेम चलेगा आपका, ठीक है। अंजलि जी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम चेंजेस करते रहेंगे। और हम ऑलमोस्ट, जैसे अगर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल और मई तक आपका 70% सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो फिर हम सबसे पहले जो रिमेनिंग 30% है उसको कंप्लीट करेंगे और फिर 70% को दोबारा कंप्लीट करेंगे। तो मेरे पास ना पूरी प्लानिंग है आपके लिए भी, और हम हमेशा तैयार हैं हमारी चीजों के साथ, बस आपको तैयार बने रहना है। एंड very shortly message will be communicated with all of you guys, message will be communicated with all of you from my side। बहुत जल्द एक मैसेज आ जाएगा आप सबके पास। चलिए, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग राइट नाउ, हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए ये सारी चीजें क्लियर हैं आपको? अगर किसी के पास कोई और सवाल हो, अगर आप कुछ पूछना चाहें, जानना चाहें, तो आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। Otherwise, I will be starting the session from socio-religious reform movements among the Muslims only. And by yesterday we had discussed about the causes. हमने कल उन causes को डिस्कस किया था जो causes रिस्पॉन्सिबल थे। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे? पूरे सर मुस्लिम्स के बीच में रिस्पॉन्सिबल थे, जिसकी वजह से हमें सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स वहां नजर आए। So I would be heading to the next and I would be starting the session from there only. There was a sense of the loss of the power. Akanksha, Salni, Khushbu, Neha ji, Astush ji, Vishal ji, and all my BPSC aspirants as well as the MPPSC aspirants are. If someone is going to ask you what exactly were the reasons responsible for the reform movements among the Muslims, we must be thoroughly clear. The very first, sense of loss of power. Sense of loss of power. This was the most important reason. And how the sense was generated? Chama, if someone is going to ask you, Salni, if someone is going to ask you, Astha, Asutosh, Vishal, Aman, Vidhi, Lakshmi, if someone is going to ask you how the sense was generated among the Muslims, sense of loss of power. Neha, we must be thoroughly clear. There were few reasons on the basis of which we can say the very same. And among those reasons, the very first was transfer of power from the Mughals to the Britishers. And the second reason was replacement of the Persian language by the English language as the language of the employment and the advancement into the new bureaucracy. Am I very clear that these were the reasons? These were the reasons which generated this particular sense, and because of which the elite class Muslims took upon themselves the task of purifying and strengthening the Islam. Am I thoroughly clear to all the individuals with the very same? Anjali ji, am I very clear to you? Khushbu, Neha, Akansha, Prasant, and rest of these students, those who are connecting here, am I understood to you guys or not?
That's very good. Heading forward to the next, and you can hear me out over this right now. Wahhabi movement. The Muslims lost their political power with the replacement of the Mughals by East India Company. The spread of Christianity and the Western culture were viewed as a threat to the Islam. They registered English education and remained aloof from the Western influences. देखिए क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है भाई कि मुस्लिम्स जो है उनकी जो 1206 से कल हमने स्टार्ट किया था बेटा कि इट वाज इन द ईयर ऑफ 643 एडी और 642 एडी हमें क्या नजर आया, बोले सर इस्लाम जो है वह भारत में नजर आया. एंड इट वाज इन द ईयर ऑफ 712 एडी हमें मुस्लिम इन्वेजन्स जो है वह भारत में नजर आए. मुस्लिम इन्वेजन इन द फॉर्म ऑफ द अरब. उसके बाद जाकर जब हम टर्किश इन्वेजन की बात करने जा रहे हैं बेटा, तो टर्किश इन्वेजन 1001 में नजर आया बाय महमूद ऑफ गजनी. और उसके बाद जाकर जब आप देख रहे हैं तो 1173 में और 1174-5 के आसपास हमें मोहम्मद गौरी जो है तो यह भारत में इन्वेट करता नजर आया. इवन कई बार आस्था जी, प्रशांत जी, कंचन जी, निवेदिता जी, अंजलि जी एंड रेस्ट ऑफ द जी, देवांश, गिरिराज, हरिओम, ऋतिक, हेमू और सभी दूसरे छात्र छात्राएं. कई बार ना एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हुज इन्वेजन इज क्वाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम रूल इनटू द इंडिया. तो उस पर्टिकुलर समय में मोहिनी आंसर हो जाता है कि मोहम्मद गौरी का ये जो इन्वेजन रहा जो 1173 से स्टार्ट हुआ और जो 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में और 1194 में बैटल ऑफ चंदावर में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसकी वजह से ही हमें क्या नजर आया, इसकी वजह से 1206 में हमें दिल्ली सल्तनत जो है वो एस्टैब्लिश होते हुए नजर आई बेटा. और उसके बाद जाकर फिर जब हम 1526 की बात करते हैं तो 1526 से हमें क्या नजर आ रहा है, तो आशुतोष रघुवंशी जी, आशुतोष चौहान जी, अमन जी, विशाल 1526 से 1526 से अंजलि जी, रश्मि जी, राधा जी, महिमा जी, रेस्ट ऑफ द जी. यहां मुगल एम्पायर की बिगिनिंग हमें नजर आती है. और इट वाज इन द ईयर ऑफ 1707. दिस वाज वेरी रिमार्केबल डेट. दिस वाज वेरी रिमार्केबल ईयर. Is there any individual who want to let me know why this is too remarkable? क्या आप में से कोई मुझे बताना चाहता है क्यों बहुत रिमार्केबल है? एग्जैक्टली बोले सर यहां औरंगजेब की डेथ जो है वह हमें नजर आती है. यहां हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर औरंगजेब की डेथ नजर आई, मतलब औरंगजेब डाइड बाय द वेरी सेम. और औरंगजेब की डेथ के बाद जाकर क्या हुआ बेटा, आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब तो मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइन. तो वो जो डिक्लाइन स्टार्ट हुआ है, वो डिक्लाइन सेट हुआ है मुगल एम्पायर में, वो औरंगजेब की डेथ के बाद सेट हुआ है. और यहां जाकर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या देख रहे हैं, फिर 1757 में रश्मि जी, राधा जी, महिमा जी, गिरिराज, हरिओम, अंजलि जी, नेहा जी एंड रेस्ट ऑफ द जी, यहां बैटल ऑफ प्लासी नजर आता है. 1764 में बेटा हमें यहां बैटल ऑफ बक्सर नजर आता है. और उसके बाद जाकर फिर 1765 में, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बीपीएससी के स्टूडेंट्स को ये याद होगा कि 1765 में आपसे पूछा गया था. अभी ये जो 69 बीपीएससी था, खुशबू, नेहा, आकांक्षा, इसमें क्वेश्चन आया था कि बैटल ऑफ बक्सर का जो रिजल्ट है वह कौन सी ट्रीटी में है. सो द बैटल ऑफ बक्सर resulted into the treaty of the Allahabad which was in the year of 1765. exactly बेटा तनीसा. तो हमें यहां इलाहाबाद की ट्रीटी नजर आई थी. और इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद ही हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर ड्यूअल रूल नजर आ रहा है. कहां पर ड्यूअल रूल नजर आ रहा है, बोले बंगाल में ड्यूअल रूल नजर आ रहा है बेटा. और इट वाज इन द ईयर ऑफ 1772 लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग अबॉलिश द ड्यूअल गवर्नमेंट. वो 1772 की बात थी. विशाल, अमन, आशुतोष, नेहा एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दोस हु आर कनेक्टिंग है कि 1772 में क्या कर दिया गया बेटा, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने जो ड्यूअल गवर्नमेंट है उसको अबॉलिश कर दिया. और फिर 1772 ओनवर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, निवेदिता जी, अंजलि जी, क्षमा, अंशिका एंड रेस्ट ऑफ द जी बेटा, कि ये जो पॉलिटिकल पावर थी वो किसके पास ट्रांसफर हो जाती है, तो वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ट्रांसफर हो जाती है. किस रीजन के कंटेक्स्ट में, बंगाल रीजन के कंटेक्स्ट में. एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द इंडिविजुअल्स विद द वेरी सेम? यू पीपल कैन लेट मी नो. जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसके साथ स्पष्ट हूं.
जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें, एम आई वेरी क्लियर टू यू गाइस विद द वेरी सेम? दैट्स वाई। ओके, सो राइट नाउ हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन राइट नाउ। अब चूंकि इनके पास पावर ट्रांसफर हो जाती है तो फिर क्या हुआ? तो बोले सर मुस्लिम्स के मन में एक डर है, कैसा डर है कि एक क्रिश्चियनिटी जो है वो स्प्रेड हो रही है, वेस्टर्न कल्चर जो है वो स्प्रेड हो रहा है, और क्रिश्चियनिटी को और वेस्टर्न कल्चर को एक थ्रेट के तौर पे देखा गया आस्था जी, एक खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। किसमें? बोले सर ये इस्लाम के लिए। और इस वजह से मोहिनी, महिमा, राधा, रश्मि जी, निवेदिता जी, ज्योति, तनीषा और सभी दूसरे छात्र छात्राएं मुस्लिम्स ने रजिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। किससे रजिस्ट करना स्टार्ट कर दिया? बोले सर इंग्लिश एजुकेशन जो है उससे रजिस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और यह अपने आप को अलग रख रहे थे। किससे अपने आप को अलग रख रहे थे? कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो है वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन पर नहीं पड़ना चाहिए। Am I understood to Mohini ji? Am I understood to all the individuals, those who are connecting? You people can let me know so that I can head forward to the next one. नेहा, जितनी अच्छी हमें समझ होगी परिस्थितियों की, उतनी अच्छे से चीजें जो हैं बेटा, उतने अच्छे से मूवमेंट्स जो हैं वह हम समझ सकते हैं। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा बेटा। साहब वलीउल्लाह, तो ऐसे में एक व्यक्ति आते हैं जिन्हें हम साहब वलीउल्लाह के नाम से कंसीडर करते हैं। इंस्पायर्ड दिस एसेंशियली revivalist response to the Western influence and the degeneration which had sat in among Indian Muslims. और उन्होंने क्या किया? बोले सर ये क्या, ये जो बेसिकली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट चलाया हुआ, किसने चलाया? बोले साहब वलीउल्लाह ने चलाया। एक रिवाइवलिस्ट रिस्पॉन्स था किसके अगेंस्ट? बोले सर आपके वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट। तो ऐसे में एक in India by Sayyid Ahmad 1786-1831 of Rai Bareli in Uttar Pradesh. The Bahavi movement aimed at the purification of Islam and to return to the simplicity of the religion. आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है बेटा? ये वेदर की वजह से मैंने कहा है कि अगर थोड़ा सा एक आध मिनट का इंतजार कर लिया करें, और एक आध मिनट में अगर चीजें क्लियर नहीं आती हैं तो इस वजह से दिक्कत, फिर आप कह सकते हैं कि हाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज विद इन अ शॉर्ट स्पैन वो सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती हैं। अब चूंकि आप देख रहे हैं आजकल ये सिर्फ ग्वालियर के कंटेक्स्ट में ही नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में है, पूरे नदर्न इंडिया के कंटेक्स्ट में है कि अच्छा खासा फॉग जो है वो आपको नजर आ रहा है। और निश्चित तौर पर आप समझते होंगे बेटा कि उस फॉग का रिजल्ट जो होता है वो एयर कनेक्टिविटी पर होता है, और एयर कनेक्टिविटी की वजह से क्या हो जाता है? वाईफाई कई बार उस तरीके से काम नहीं कर पाता जिससे वो है आपकी जो इच्छाएं हैं उनको सेटिस्फाई कर सके, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट कर सके। और कहीं कहीं तो किसी किसी रीजन में बारिश भी हो रही है। एग्जैक्टली तो थोड़ा सा ना धैर्य रखा करो मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बता दूंगा, परेशान नहीं होना। अच्छा, पटना में भी हो रही है, बिहार में भी हो रही है। नहीं नेहा जी, यहाँ तो 7-8 दिन से नहीं है, दिल्ली में तो 4-5 दिन से नहीं है मैम। दैट्स व्हाई ओनली आई हैव स्टार्टेड इन द नॉर्थ इंडिया ओनली। चलिए मैं वापस आ रहा हूँ, ध्यान से मुझे सुनने समझने का प्रयास करिएगा। तो अंजलि जी, कर्नाटक में कैसा चल रहा है सदन में? यहां तो धूप होगी प्रॉपर तरीके से। राधा जी सेम हेयर। अभी ना अंजलि जी से समझ लेते हैं। देखिए अंजलि जी के यहाँ तो बिल्कुल धूप है। अंजलि जी, सदर्न इंडिया में कैसा एटमॉस्फेयर नजर आ रहा है, कैसा वेदर है? धूप आ रही है वहां पर? क्योंकि अभी मेरी मुंबई में बात हुई, एक मेरे मित्र हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जो वहाँ जॉब करते हैं, तो बोले यार ठीक ठाक है, ऐसा कुछ सर्दी वर्दी नहीं है बहुत खास।
हाँ एग्जैक्टली बस इसी तरीके का उनका भी रिस्पॉन्स था। तो अंजलि जी आपकी तो एक्सपेक्टेशंस और बढ़ रही होगी ऐसे में, बोले यार यार देखो हमारे यहाँ तो वेदर जो है वो बिल्कुल फाइन काम कर रहा है, और कुलदीप सर के यहाँ देखो ऐसा फॉग वॉक चल रहा है, तो है ना थोड़ा सा फिर बैलेंस जनरेट करिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा अगर कोई टैक इश्यूज आते हैं तो। वो नितिन जी के साथ भी इसी वजह से इश्यूज आ रहे थे, क्योंकि नितिन जी भी हमारे साथ सदन से ही कनेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली ही डू बिलोंग टू द जबलपुर, बट राइट नाउ ही इज इनटू द हैदराबाद। खुशबू जी भी इन्होंने भी बताया। तो बिल्कुल है, नॉर्थ में तो सब जगह पर ऐसे वेदर इश्यूज हैं। चलिए तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा। सो कमिंग टू दिस ओनली। अच्छा वैशाली में थोड़ा सा फॉग है और धूप है, उतनी ठंड नहीं है। एक अच्छा सा देखो, अभी ना हमने ना बीपीएससी का बैच भी स्टार्ट किया है। एमपीपीएससी वाले जो छात्र छात्र हैं हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तुम ना सिलेक्शन दे दो। तो ये जो गौतम बुद्ध की ना जो काउंसिल्स हुई थी, बुद्धिज्म काउंसिल्स, ये जो वैशाली में काउंसिल हुई है, राजगृह में काउंसिल हुई है, पाटलिपुत्र में काउंसिल हुई है ना, जैसे ही हमारे प्लेटफॉर्म से एक मेजोरिटी के बेसिस पर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है ना, हम आपको लेके चलेंगे, है ना, दिस इज अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड। तो हम ना ये आशुतोष चौहान जी से मिलाएंगे वैशाली चलकर, हम राजगृह हो आएंगे, इनको भी साथ ले लेंगे बिहार वालों को, तो सभी जो है वो वैशाली गया भी चले चलेंगे। ठीक है, लेकिन अभी ना आपको कमेंट्स रोकने पड़ेंगे सबको, तब जाकर फिर हम हमारे सेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। कमिंग टू दिस ओनली। सो व्हेन इट कम्स टू द शाह वलीउल्लाह, तो शाह वलीउल्लाह ने सभी मुस्लिम्स को ऑर्गेनाइज किया था। किसके कंटेक्स्ट में शाह वलीउल्लाह ने सभी मुस्लिम्स को ऑर्गेनाइज किया था? बोले सर ये हमारा जो मुस्लिम ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो है, विशाल आस्था जी एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हमें इस वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से दूर रहना है। ये जो हमारी इस्लाम का डी जनरेशन हो रहा है, हमें इस्लाम को प्योरीफाई करना है। Am I very clear to all the individuals that Shah Waliullah was among the very first Indian Muslims to lead the 18th century to organize the Muslims against the Western influence? Heading forward to the next one, and when it comes to the founder, तो जब हम फाउंडर की बात करने जा रहे हैं, आशुतोष जी, मोहिनी जी, लक्ष्मी जी, अंजलि जी एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो वो जो एक मूवमेंट का फॉर्म दिया इसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो किसने दिया? तो वो सर सैयद अहमद ऑफ रायबरेली ने दिया, उत्तर प्रदेश से। अमन, द महावी मूवमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय सैयद अहमद ऑफ रायबरेली इन उत्तर प्रदेश। The Bahavi movement aimed at the purification of Islam and to return to the simplicity of the religion. जैसे वो अभी हमने स्वामी दयानंद सरस्वती जी को पढ़ा हुआ था, हमने कहा था स्नेहा गो बैक टू द वेदास। सिमिलरली एक व्यक्ति यहाँ कह रहे हैं कि यार इस्लाम का प्योरिफिकेशन करना है और हमारे इस्लाम की जो सिंप्लिसिटी है, हमें इसकी ओर वापस लौट जाना है। बहावीज डिड नॉट रिस्ट्रिक्ट टू द रिलीजियस रिफॉर्म्स ओनली। अच्छा सबसे अच्छी बात यह है बेटा, मोहिनी जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, कि बहावीस जो हैं वह सिर्फ रिलीजियस रिफॉर्म्स तक ही सीमित नहीं रहे। इन्हें यह भी समझ आया, क्या समझ आया, कि हमें हमारा जो रूल है वो वापस चाहिए। वो जो इनके मन में ना अमन एक सेंस ऑफ लॉस ऑफ पावर जनरेटेड था, सेंस ऑफ लॉस ऑफ पावर, तो ये पावर को दोबारा से रीगेन करना चाहते थे। They aimed at the replacement of the British rule by the rule of the true believers as well. तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर अमन, रश्मि जी, राधा जी, महिमा जी, पूर्णिमा, विशाल समझते हैं बेटा, तो आगे जाकर ये बहावी मूवमेंट जो है वो है पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी क्लियर टू ऑल द इंडिविजुअल्स दोस हु आर कनेक्टिंग हियर, यू पीपल कैन लेट मी नो। जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए कि मैं आपको क्लियर हूं बेटा। India was considered to be Darul Harb, the land of Kafirs, and the prime objective converting the Darul Harb, land of infidels, into Darul Islam। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है। नेहा, आशुतोष जी, विधि जी, अमन, मोहिनी, अंजलि जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, मैं एक बार फिर से आपको इसको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूं कि अंजलि के मन में कुछ क्वेश्चन है, मोहिनी के मन में कुछ क्वेश्चन है, विधि, लक्ष्मी और नैन्सी
सालनी और अमन और सभी छात्र छात्राओं के मन में क्वेश्चंस हो सकते हैं। हमने डिस्कस किया प्रशांत कंचन कि इस तरीके की परिस्थितियां चल रही है, ऐसे में एक व्यक्ति आता है शाह वलीउल्लाह। जो शाह वलीउल्लाह क्या कहता है, तो शाह वलीउल्लाह साहब कहते हैं कि भाई हम मुस्लिम्स को क्या करना है, ये जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है इससे दूर रहना है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द इंडिविजुअल्स? एंड दैट्स व्हाई ओनली सालनी, हम क्या कह रहे हैं आस्था जी कि ये वो शाह वलीउल्लाह एक ऐसे व्यक्ति हैं, द वेरी और फर्स्ट अमंग द मुस्लिम्स to organize Muslims, first among the Muslims to organize Muslims against Western influence. Am I very clear to all the individuals with the very same? फिर आगे जाकर 1831 का इस पर्टिकुलर पीरियड में एक मूवमेंट चलता है जिसे हम बहावी मूवमेंट के नाम से कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये बहावी मूवमेंट किसने स्टार्ट किया है? आशुतोष जी, तो ये बहावी सर सैयद अहमद ऑफ रायबरेली ने स्टार्ट किया है भाई। The Bahavi movement aimed at the purification of Islam and to return to the simplicity of the religion. और इस बहावी मूवमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, प्राइम ऑब्जेक्टिव यह है कि हम क्या कर सकें, हम इस्लाम को प्यूरिफाई कर सकें और एट द सेम हमारी जो सिंपलिसिटी है, हमारी जो टीचिंग्स हैं, हमारी जो मूल टीचिंग्स हैं, हम उन मूल टीचिंग्स की ओर लौट सकें। लेकिन सिर्फ रिलीजियस रिफॉर्म्स नहीं करना चाहता है बेटा, सिर्फ कुरान में जो लिखा हुआ है उसकी ओर वापस नहीं जाना चाहते। आशुतोष जी, पूर्णिमा जी, नैन्सी जी, सालनी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, हम किस ओर वापस जाना चाहते हैं? हम जाना चाहते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल पावर खत्म हो गई है, हम उस पॉलिटिकल पावर को रिगेन कर सकें। आस्था जी, इन्होंने ना इसे कंसिडर किया, इन्होंने कहा कि इंडिया की अभी जो वर्तमान स्थिति है वो लैंड ऑफ काफिर्स है, मतलब दारुल हर्ब है। तो हम इसे दारुल हर्ब से, ये जो लैंड ऑफ इनफील्स हैं, इनफीडल्स हैं, जो काफिर्स हैं, इससे इसे किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? तो इससे इसे दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब लैंड ऑफ इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द इंडिविजुअल्स विद द वेरी सेम दिस ऑब्जेक्टिव as well as this objective of the Bahavi movement? You people can let me know so that I can head forward to the next one right now. जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। The Bahavi movement took the nature of the political revolt and that's what I had stated with Visal, कि आगे जाकर इसने क्या ले लिया? बोले सर इसने पॉलिटिकल मूवमेंट का क्या? अरे अंजलि जी, सॉरी नेहा जी, एक दारुल हर्ब का मतलब होता है जो लोग कुरान में विश्वास नहीं रख रहे हैं, है ना, कुरान के अगेंस्ट हैं या अपने प्रिंसिपल्स पर हम काम कर रहे हैं। द वन, देखिए काफिर का मतलब होता है हु डू नॉट बिलीव इन द प्रिंसिपल्स ऑफ द सो कॉल्ड कुरान। ऐसे सभी व्यक्तियों को महिमा क्या कहा जाता है? काफिर्स कहा जाता है। मुस्लिम्स जो है ऐसे व्यक्तियों को काफिर कहते हैं कि यार ये ना मुस्लिम नहीं है, ये तो काफिर है। कैसे काफिर है? पुलिस सर, ये ना आजकल जो हमारे कुरान में लिखा हुआ है, हमें रमजान के महीने में फास्ट रखना चाहिए, हमें आपकी मस्जिद जानी चाहिए, हमें कुरान पढ़नी चाहिए, वी शुड परफॉर्म द प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे। तो ये इस तरीके की चीजों को नहीं मान रहा है, ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से प्रभावित हो गया है। तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से ऐसे सभी प्रभावित लोगों को हमने क्या कहना है स्टार्ट कर दिया? तो महिमा, खुशबू और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, इनके लिए हमने एक शब्द, इस शब्द को हमने काफिर कहा। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द वेरी सेम? यू पीपल कैन लेट मी नो। Basically, in a very simple language, the one who do not believe in the original teachings of the Quran, such persons are referred by Orthodox Muslims as the kafir. Shall I head forward to the next? You can let me know right now. Neha, am I understood to you with the very same? Am I understood to all the persons with the very same? That's very good. So right now, heading forward to the next step, and you can hear me out over the same. तो नेहा, इनका मानना क्या है? ये बहावी मूवमेंट के जो फॉलोअर्स हैं, इनका मानना यह है कि भारत जो है या हिंदुस्तान जो है, अभी इसमें अधिकांशतर ऐसे लोग हो गए हैं जो काफिर्स हैं, और हमें इससे किसमें कन्वर्ट करना है? महिमा, राधा जी, आस्था जी, निवेदिता जी, रश्मि जी, ज्योति जी, तनीषा जी और सभी दूसरे जी, तो हमें इसे दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है, मतलब फिर से इस्लाम लैंड बनाना है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर करेक्टिंग हियर? यू पीपल कैन लेट मी नो। और ऑब्वियस सी बात है बेटा कि ये तो पॉलिटिकल बातें करना स्टार्ट कर चुके हैं, ये सिर्फ रिलीजियस रिफॉर्म्स तक कहां सीमित हैं।
मोहिनी ये तो बात कर रहे हैं ना कि हमें हमारी लॉस्ट पॉलिटिकल पावर को वापस चाहिए, तो हमें समझ आ रहा होगा कि ये तो एक आगे जाकर ये मूवमेंट जो है वह पॉलिटिकल नेचर या पॉलिटिकल रिवॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा अब पॉलिटिकल रिवॉल्ट में कन्वर्ट होगा तो सीधे कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा? अंग्रेजों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। उम्मीद है यू डू अंडरस्टैंड द वेरी सेम कि अगर अंग्रेजों से उनकी सत्ता को हम वापस लेने का प्रयास करेंगे मोहिनी, तो सीधा सा क्या होने जा रहा है? वॉर होने जा रहा है। सीधा सा किसमें रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा? ये बोले सर कि युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा। और हुआ भी आस्था जी, पूर्णिमा जी, मोहिनी जी, नैन्सी जी और सभी दूसरी जी यही कि हमें एक बैटल नजर आता है जिस बैटल को हम बैटल ऑफ अम्बेला के नाम से कंसीडर करते हैं। खुशबू जी, आकांक्षा जी, द क्लाइमेक्स ऑफ द मूवमेंट वाज रीच्ड इन द अम्बेला वॉर in the year of 1863, during which the English army suffered serious losses at the hands of the Bahawis। और देखो भाई, जब ये अम्बेला वॉर हुआ तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? बोले सर अंग्रेजी हुकूमत जो है उसको लॉस हुआ, उसको सफर करना पड़ा। किसके हाथों? बोले सर बहावी कम्युनिटी के हाथों, बहावीज के हाथों। दिस अब ऑब्वियस सी बात है कि यार एक युद्ध हुआ है अम्बेला वॉर। निवेदिता जी, मोहिनी जी, आस्था जी, स्नेहा जी, गिरिराज जी और सभी दूसरे जी, प्रीलिम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आपसे पूछा जाता है। सभी बीपीएससी के छात्र छात्राओं, आप तो निश्चित तौर पर जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस आपकी प्रीलिम्स में कितना है। तो अम्बेला वॉर आपसे पूछा जा सकता है। और फिर दूसरा 1863 के साथ साथ आपसे यह भी पूछा जा सकता है अमन आंसू बेटा कि यह किस किस के बीच में है। तो यह आपके दिमाग में होना चाहिए लक्ष्मी विधि की यह ब्रिटिशर्स के बीच में है वर्सेस बहावीज के बीच में है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द इंडिविजुअल्स विद द वेरी सेम? The questions which might exist in the further period of time must be thoroughly clear to all the individuals. अब देखो बेटा, एक युद्ध हुआ अम्बेला में, हार गया, अंग्रेज हार गए, तो रिजल्ट क्या होगा? बोले अगला वॉर होगा। अंग्रेज जो हैं अब वो हैवीली क्या करेंगे? इन पर अटैक करेंगे। विशाल, दिस लीड द गवर्नमेंट टू टेक हार्ड मेजर्स टू सप्रेस द मूवमेंट। Investigations were launched, leaders were arrested and sentenced to a long-term imprisonment and their properties confiscated। और जब बेटा अम्बेला वॉर में अंग्रेजों की हार हो जाती है, विशाल, नेहा, आकांक्षा जी, खुशबू जी, श्वेता जी, महिमा जी, राधा जी और सभी दूसरे जी, मृदुल, अगर आप सेशन का हिस्सा हैं, और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, तो अब अंग्रेज कैसे आए हैं? बोले अभी इन्होंने कड़ी स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिए। दे स्टार्टेड टेकिंग द हार्ड मेजर्स सो दैट द मूवमेंट कैन बी सप्रेस्ड। और मूवमेंट ही सप्रेस नहीं किया आस्था जी, इस मूवमेंट के साथ जो फॉलोअर्स जुड़े हुए थे उन फॉलोअर्स की प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लिया। उन्हें बहुत लंबा इंप्रिजनमेंट है वह दिया गया, जेल जो है वह दी गई। सो एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द इंडिविजुअल्स विद द वेरी सेम? यू पीपल कैन लेट मी नो सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। बट बिफोर हेडिंग टू द नेक्स्ट, स्नेहा, Astha ji, Nivedita ji, and rest of the students, I'm having few questions for all of you guys, and you guys are going to respond me the very same. Kushbu, you are going to respond me. Aman, Rasmi ji, Professor, and all other individuals going to respond me. Questions can be asked. ठीक है, आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स में बताना है। ठीक है, आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स में बताना है। शाह वलीउल्लाह, शाह वलीउल्लाह was among first Muslims, was among first Muslims against Western influence। जल्दी से बता दीजिए ट्रू है या फॉल्स है। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। कमिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है, बोले सर ये ट्रू है। ठीक है, बहावी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, बहावी मूवमेंट was started by
सर सैयद अहमद, सर सैयद अहमद ऑफ रायबरेली, रायबरेली, and it was restricted and it was restricted to religious reforms only. अरे बेटा धैर्य रखा करो, विधि, अमन, लक्ष्मी जी, गिरिराज जी, हरिओम जी, यही तो है टेम्पो। ये जो ट्रू की आपने बाढ़ लगा दी है, ये कैसे ट्रू है? लेट मी कंप्लीट द स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू हैव द पेशेंस। And it was restricted to religious reforms only. तो अभी ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। आस्था जी, निवेदिता जी, अंजलि जी एंड रेस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स दोस हु आर कनेक्टिंग हियर, आंसर क्या हो गया? बोले सर ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, बहावी मूवमेंट later resulted into a political Bahavi movement later resulted into a political movement and as a consequence of which Ambela war was there. Ambela war in 1863 was there. बताएं जल्दी से, ट्रू है या फॉल्स है? I'm looking after the answer from you people only. ट्रू है कि फॉल्स है? Exactly, we must be thoroughly clear. बोले सर ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है। Britishers have to suffer losses at the hand of Bahavis, and later Britishers took hard measure to suppress Bahavis. ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। ठीक है, तो विशाल जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, निवेदिता जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे उम्मीद है लक्ष्मी जी, अंजलि जी, ऋतिक, महिमा, प्रशांत, गिरिराज, अमन, विधि, विशाल, कंचन, खुशबू, शालिनी, मोहिनी, आशुतोष, रघुवंशी जी, रश्मि जी, नैन्सी जी, नेहा, क्षमा, स्नेहा, आस्था जी, निवेदिता जी, शालिनी जी, आशुतोष चौहान जी, राधा जी, देवांश, पूर्णिमा, ज्योति, तनिषा, उम्मीद है अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई बहावी मूवमेंट तो हो गया पूरा याद, ये तो है ना, बिल्कुल यही क्लियर हो गया। सारे पॉइंट्स चाहे यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछ ले तो हमसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा यूपीएससी अगर आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा है तो। चलिए, दैट्स वेरी गुड। So right now heading forward to the next step and coming to the next movement and फर्जी movement we will be having discussion over. तो अभी हमारी जो चर्चा है वो फर्जी मूवमेंट के कंटेक्स्ट में रहेगी। द मूवमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज फरीदी मूवमेंट। जब हम फर्जी मूवमेंट की चर्चा कर रहे हैं तो इसे किस दूसरे नाम से भी कंसिडर किया जा रहा है? बोले सर इसे फरीदी मूवमेंट के नाम से भी कंसिडर किया जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स एम्फेसिस ऑन द इस्लामिक पिलर्स ऑफ फेथ एंड इट वाज फाउंडेड बाय हाजी सरियत अल्लाह। तो अभी मोहिनी जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, अंजलि जी, नेहा जी, नैन्सी जी, if someone is going to ask you about the founder, we must be thoroughly clear in context of the Haji Sariyat Allah, he was the founder of this movement. और अगर हमसे पूछा जाए, अगर मोहिनी और नैन्सी जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि ये हमारा फर्जी मूवमेंट जो है और हमारा
ये जो बहावी मूवमेंट है ये किस तरीके का मूवमेंट है, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है या ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। I'm looking after the answer from each and every individual those who are connecting in the session. देखो कल भी मैंने कहा था कि जो लोग ये मानते हैं कि हम तो सिलेक्शन देने वाले हैं, हम तो वो लोग हैं जो सिर्फ कुर्सी की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना, पॉलिटिकल कुर्सी की बात नहीं कर रहे हैं भाई, हम एडमिनिस्ट्रेटिव कुर्सी की बात कर रहे हैं। आप तो अपने आप से लेके चलो करो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एग्जैक्टली, यू मस्ट बी थरोली क्लियर कि एक ऐसा मूवमेंट है, बोले सर ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। Heading forward to the next step, the movement also called as Faridi movement because of its emphasis on the Islamic pillars of faith. It was founded by Haji Sariyatullah. The founding leader of the Farzis, Sariyatullah, preached religious purification and advocated return to the Farz. एक इसकी ओर वापस आने की बात कर रहे हैं, बोले जो हमारा फर्ज है उस फर्ज की ओर वापस लौटने की बात कर रहे हैं। अब रश्मि जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, फर्ज क्या है हमारा? ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज ऑफ इस्लाम बेसिकली। अब ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज ऑफ इस्लाम कौन कौन सी हैं हमारी? द वेरी फर्स्ट कलीमला। तो ये कालीमा क्या है? बोले सर कालीमा दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशन ऑफ द फेथ। सलत, तो बोले सलत क्या है? बोले सर नमाज वी आर टॉकिंग अबाउट। सौन दैट मींस हम रोजा की बात कर रहे हैं। और जकात, तो जकात का मतलब है आर्म्स टू द पुअर्स, मतलब हम जो गरीबों को दान देते हैं हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। और हज यात्रा, तो आप सबको एक पॉइंट समझना है बेटा, रश्मि जी, स्नेहा जी, पूर्णिमा जी, ज्योति जी, गिरिराज जी, निवेदिता जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, इस्लाम में 5 पिलर्स होते हैं या 5 फेथ्स होते हैं बेसिक, ये हमें समझना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कई सारे छात्र छात्राओं को याद होगा कि हाँ, जब हम पढ़ते हैं क्या इस्लाम, जब हम मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री को पढ़ाते हुए आपसे कई बार बताया जाता है, कई बार आपसे कहा जाता है कि देखिए इस्लाम बेसिकली है क्या, मुस्लिम बेसिकली है क्या। बोले सर इनके 5 पिलर्स हैं या 5 फेथ हैं, 5 पीस। और 5 पीस में कौन सा है? बोले सर प्रोफेशन ऑफ द फेथ, दूसरा नमाज परफॉर्म करना है इन्हें, तीसरा इन्हें रोजा रखना है, चौथा अगर इनके पास है ये सक्षम है तो इन्हें सक्षम होने के बाद क्या करना है, ये डोनेट करना है बेसिकली। और अगर संभव है इनके पास तो इन्हें एक रिलीजियस यात्रा जो है वह परफॉर्म करनी, और रिलीजियस यात्रा कहाँ की परफॉर्म करनी है, तो बेसिकली इन्हें हज यात्रा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी, विशाल जी, नेहा जी, खुशबू जी, नेहा जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, क्या मैं आपको क्लियर हूं बेटा इसके साथ? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, am I very clear to you guys with the very same? And this is so called as the farz of the Islam, this is so called as the farz of a Muslim. मुस्लिम का फर्ज जो है वो ये फर्ज है आशुतोष जी। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। और आस्था जी, पूर्णिमा जी, रश्मि जी, खुशबू जी, नेहा जी, अमन, विशाल एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ही ऑल्सो प्रीच्ड मोनोथीज्म। देखो सबसे अच्छी बात बताता हूं बेटा आपको, सूफिज्म आप आगे जाकर पढ़ेंगे, सूफी सेंट्स पर हम आगे जाकर चर्चा करेंगे, और हम चर्चा करेंगे कि ये जो इस्लाम है, ये इस्लाम किसकी बात करता है? बोले सर यूनिटी इन गॉड की बात करता है, यूनिटी इन गॉड की बात करता है। बस ये इसे भगवान रेफर नहीं करते, ये इसे कैसे कंसीडर करने जा रहे हैं, तो ये इसे अल्लाह कंसीडर करने जा रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर टू यू गाइस? यू पीपल कैन लेट मी नो। जैसे हम कहते हैं, अगर आपने साईं बाबा को सुना है तो आपने सुना होगा सबका मालिक एक है, साईं बाबा जो हैं वो ऐसा कह रहे हैं। सिमिलरली अगर आप सूफिज्म की चर्चा करेंगे, अगर आप इस्लाम की चर्चा करेंगे, तो इस्लाम में हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर अल्लाह। एम आई अंडरस्टूड टू ऑल द पर्सन्स दोस हु आर कनेक्टिंग हियर, यू पीपल कैन लेट मी नो। हमें सिर्फ सभी भगवानों का एक नाम नजर आ रहा है जिसे हम अल्लाह के नाम से कंसीडर करते हैं, और दोनों ही चीजें मतलब यूनिटी ऑफ गॉड एज वेल एज दीज 5 पिलर्स और दीज 5 फर्ज। तो ये ओरिजिनल टीचिंग्स हैं इस्लाम की। अंजलि जी, नैन्सी जी, विधि जी, नैन्सी जी, खुशबू जी एंड रेस्ट ऑफ द जी, दोस हु आर कनेक्टिंग इन द सेशन। तो ये इन सब की ही प्यूरिफिकेशन की बात कर रहे थे आस्था जी।
ये जो हमारे सरियतुल्लाह साहब हैं, सरियतुल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमें इस्लाम को प्योरीफाई करना है। इस्लाम को प्योरीफाई करने का मतलब है हमें हमारे फर्ज की ओर लौट जाना है। और हमारा फर्ज क्या है? तो हमारा फर्ज जो है वो 5 पिलर्स ऑफ द इस्लाम है। कौन से होते हैं? बोले सर, प्रोफेशन ऑफ द फेथ, नमाज परफॉर्म करनी है, रोजा रखना है, अगर हम सक्षम हैं तो हमें डोनेट करना है, और एट द सेम टाइम अगर हम सक्षम संभव है हमारे लिए तो हमें हज की यात्रा करनी है। और एट द सेम ही क्या प्रीच कर रहे थे? तो ये मोनोथीज्म जो है, सबका मतलब अल्लाह, बेसिकली ये सबका मालिक हम ईश्वर नहीं कहने जा रहे हैं, अभी हम अल्लाह कहने जा रहे हैं कि भाई अल्लाह है और अल्लाह का ही एग्जिस्टेंस है। Another movement which arose among Muslims of Bengal, it was a Tariq-e-Muhammadiyah under the leadership of Titu Mir, who was initiated by Sayyid Ahmad Bareilly. This movement also talked about the return of the past of the purity. तो महिमा जी, हम यहाँ इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं बेटा? निवेदिता जी, रश्मि जी, राधा जी और सभी दूसरे जी, जस्ट बिकॉज वी आर हैविंग डिस्कशन ओवर द रिवाइवलिस्ट मूवमेंट मोहिनी, एंड दैट्स व्हाई इन अ कलेक्टिव मैनर हम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट की जब चर्चा करने जा रहे हैं तो हम ये दिमाग में याद रखेंगे कि बहावी मूवमेंट जो है, फर्जी मूवमेंट जो है, और तारीख मोहम्मदियन जो है या तारीख मोहम्मदिया जो है, वो एक ऐसे मूवमेंट है, वो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। Sir Syed Ahmad Khan of Bareilly is having association with Bahavi movement. Haji Sariyat Allah is having association with Farzi movement, and Titu Mir is having association with Tariq-e-Muhammadiyah, and all these three were the revivalist movement, and all these three were talking about the purity of the Islam. All these three were talking about the monotheism, the principle of the monotheism. As well as all these three were asking to perform the farz, that means the 5 pillars of the Islam they were asking to perform. Am I very clear to all the individuals with the very same? You people can let me know so that I can head forward to the next one. That's very good. Okay, so coming to the next right now. And you can hear me out over this individual. This is going to be the main hero basically of this picture. Vishal, Prasant, Devans, Purnima, Kanchan, and rest of these students, those who are connecting in this particular session, both the Nancy's, both the Salnis, both the Asutos, the Sir Syed Ahmad Khan and the Aligarh movement, the most important movement among the Muslims, and the most important individual, in context of which I will be asking the several questions in the further period of time as well, when we will be looking after the modern Indian history, or when we will be having discussion about the All India Muslim League. By yesterday only I had started the very same fact. So coming to the next one, and you can hear me out over this individual, हम सिर्फ सर सैयद अहमद खान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और आप जिस बेटा रश्मि जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, महिमा जी, राधा जी, तनीषा जी, both the Nancy's, both the Salnis, both the Asutosh, Vishal, and all my BPSC as well as MPPSC aspirants, if you can hear me out on a very clear-cut note, just like the Raja Ram Mohan Roy, this individual is too prominent among the Muslims. ठीक है निवेदिता जी, ओके। तो जितना हिंदुओं में हमारे राजा राम मोहन रॉय इंपॉर्टेंट थे, हिंदूज मूवमेंट में जब हम चर्चा कर रहे थे और हम राजा राम मोहन रॉय पर चर्चा कर रहे थे, इसी प्रकार से जब हम मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स की चर्चा करने जाते हैं तो हम सर सैयद अहमद खान साहब को याद करते हैं। Heading forward to the next, and you can hear me out about his early life. सर सैयद अहमद खान साहब के जब हम जीवन पर चर्चा करते हैं, सर सैयद अहमद खान, he was born in the year of 1817. 1817 में इनका हमें जन्म नजर आ रहा है। So coming to the next now, that was close to the Mughal court. अच्छा, और जब सर सैयद अहमद खान साहब की आप बात कर रहे हैं बेटा, राधा जी, सालनी जी, रश्मि जी, and rest of the students, those who are connecting here, he was very near and dear to the Mughal court. He was a man of many distinctions, a civil servant, journalist, educationalist, social reformer, historian among the others. रश्मि जी, आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति होगा, मतलब सिविल सर्वेंट भी रहा है, जर्नलिस्ट भी रहा है, एजुकेशनलिस्ट भी रहा है, सोशल रिफॉर्मर भी है, हिस्टोरियन भी है। Likewise, the Raja Ram Mohan Roy, we should respect this individual. और मुगल कोर्ट में बड़ा नजदीक है,
मतलब मुगलों के बड़े नजदीक रहा है ये व्यक्ति। ही सर्व दी, जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट, he served the British administration, exactly, very versatile. He served the British administration before the revolt of 1857. 1857 की क्रांति से पहले इसने क्या सर्व किया है? बोले 1857 की क्रांति से पहले इसने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को सर्व किया है। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल है बिल्कुल। He has also written a pamphlet that was titled as the cause of Indian revolt. रश्मि जी बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेहा जी, खुशबू जी, आकांक्षा जी, नेहा जी, अंजलि जी एंड ऑल माय बीपीएससी एस्पिरेंट्स, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है विशाल कि कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट नामक एक पैम्पलेट जो है वो किस व्यक्ति ने लिखा है। तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सर सैयद अहमद खान साहब ने ये लिखा है। और अब चूंकि देखो हमें नाम से ही समझ आ रहा है, इज द नेम सजेस्ट द कॉजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट, Lakshmi Vidhi, the reasons for the revolt from an Indian perspective had been explained. तो ये तो हमने इनके अर्ली जीवन को देखा कि भाई शुरुआत में इनका जीवन कैसा रहा। तो हमने कहा कि भाई 1817 में इस व्यक्ति का जन्म है, 1817, और 1817 के जन्म के बाद जाकर ये क्या रहा है? बोले सर सिविल सर्वेंट भी रहा है। और 1857 से पहले इसने क्या किया है? बोले सर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को सर्व किया है। ही वॉज वेरी नियर एंड डियर टू द मुगल कोर्ट। और 1857 के बाद जाकर इसने अंग्रेजी हुकूमत में जो प्रशासनिक व्यवस्था में यह व्यस्त था मोहिनी, उसको छोड़ दिया। ही रिजाइंड फ्रॉम द वेरी सेम। एंड फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव इसने क्या लिखा बेटा? तो इंडियन पर्सपेक्टिव से इसने लिखा कॉजेस ऑफ द इंडियन दिस रिवॉल्ट ऑफ 1857। ताकि क्या एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं? तो बोले सर वो जो मेन रीजंस हैं उन मेन रीजंस को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया। Am I very clear to all the individuals with the early life of the Sir Syed Ahmad Khan? You people can let me know so that I can head forward to the next one and we can have further discussions in context of the educationalist Sir Syed Ahmad Khan. तो अब हम सर सैयद अहमद खान साहब को एज ए एजुकेशनलिस्ट समझने वाले हैं। स्नेहा शिक्षावादी के तौर पर हम इस व्यक्ति को देखने वाले। आस्था जी, सर सैयद अहमद खान, फर्स्ट and the foremost known for his pioneering role in transforming the educational opportunities for Muslims. तो हम क्या कहने जा रहे हैं इसके बारे में? तो हम कहने जा रहे हैं कि भाई ये सर सैयद अहमद खान साहब वो है व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे हैं? बोले सर मुस्लिम्स में सबसे पहली बार क्या कह रहे हैं? बोले सर मुस्लिम्स में सबसे पहली बार ये चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? बोले सर शिक्षा के बारे में। इन्होंने शिक्षा पर क्या किया है? एम्फेसाइज किया है। Am I very clear to you guys with the very same? You people can let me know so that I can head forward to the next one. अरे नेहा जी, वही इनकी बर्थ प्लेस है जहां अभी आप रह रहे हैं। जिस जगह के साथ आप एसोसिएटेड हैं उसी जगह के साथ ये भी एसोसिएटेड थे। ठीक है, हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। Sir Syed Ahmad Khan realized that Muslims could only make progress if they took up to modern education, and for this he started the Aligarh movement. ये अच्छी बात है। देखो मतलब मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है। जितने भी समाज में जो दबी क्लासेस हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, या किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बेटा, जिसका भी शोषण हो रहा है, या जो भी व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि नहीं यार हमारा शोषण हो रहा है या हमारे साथ समाज में भेदभाव किया जा रहा है, या अप टू द मार्क हम जिस तरीके की पोटेंशियल रखते हैं उस पोटेंशियल को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, तो जैसा कि सर सैयद अहमद खान साहब का मानना है कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा रास्ता है, तो हमारा भी और खासकर मेरा भी एक ऐसा ही मानना है कि जो व्यक्ति जीवन में शिक्षित हो गया वह व्यक्ति किसी भी एक्सप्लॉयटेशन से क्या कर सकता है? ओवरकम कर सकता है। क्योंकि जब हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आप राजनीतिक तौर पर एम्पावर हो सकते हैं, आप अपना परिवार एम्पावर कर सकते हैं राजनीतिक तौर पर, वो एक व्यक्ति पॉलिटिकली एम्पावर होता है। लेकिन जब हम अगर सोशल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सामाजिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो उसका एकमात्र रास्ता जो है वह शिक्षा है। नेहा, तनीषा, शालिनी, देवांश और सभी दूसरे छात्र छात्राएं,
जो व्यक्ति एक बार शिक्षित हो गया वह शिक्षा का इंपॉर्टेंस समझ जाता है, और जो शिक्षा का इंपॉर्टेंस समझ जाता है वो अपने जैसे हजारों लोगों को शिक्षित कर देता है, एटलीस्ट प्रयास तो करता है। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एजुकेशन का क्या है, बोले सर इंपॉर्टेंस है, इन्फ्लुएंस है उसका। और यही कह रहे हैं कौन, बोले सर, सर सैयद अहमद खान साहब। इसने हाँ, एम आई वेरी क्लियर टू यू बेटा कि शिक्षा इतनी इंपॉर्टेंट है। तो जो शिक्षा आपने प्राप्त करी है उसे भूलना नहीं है। ये जो एमपीपीएससी के हमारे एस्पिरेंट हैं, बीपीएससी के जो हमारे एस्पिरेंट हैं, जैसे जैसे पेपर नजदीक आता है इनके मन में एक एग्जाम फोबिया जनरेट होता है, अरे सब कुछ भूल रहे हैं। अरे बेटा सब कुछ मत भूलो, शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जिस रास्ते के आधार पर आप, आपका परिवार, आपका गांव, आपका जिला, आपका राज्य और आपका राष्ट्र जो है वह प्रोग्रेस कर सकता है। खुशबू जी याद रखिए, ऑप्टिमिज्म, आशावाद ही जो है वह, ऑप्टिमिज्म लीड्स टू दी ग्रेटर अचीवमेंट्स। जो बड़ी सफलताएं होती हैं वह आशावाद के आधार पर ही प्राप्त करी जाती हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए जीवन में कि हाँ, हमने जो कुछ पढ़ा हुआ है वह हमें याद है। हम जब एग्जाम में बैठेंगे तो हम हमारी जो लक्ष्य हैं, हमारे जो संकल्प हैं, उनको सिद्ध करने के लिए बैठेंगे। Heading forward to the next one. So, Sir Syed Ahmad Khan realized that Muslims could only make progress if they took to modern education. And for this, he started the Aligarh movement. Right now, let's have discussion over the Sir Syed Ahmad Khan as a social reformer. He also pushed for social reforms and was a champion of democratic ideals and the freedom of speech as well. एक लिबरल व्यक्ति को समझती हैं नेहा आप, आस्था जी और सभी दूसरे जी, खुशबू जी, नैन्सी जी, आशुतोष, देवांश, गिरिराज, हरिओम, ऋतिक, विशाल और सभी दूसरे छात्र छात्राएं। नितिन जी आप मुझे रिकॉर्डेड सेशन में सुनेंगे और सभी छात्र छात्राएं जो मुझे रिकॉर्डेड सेशन में सुन रहे हैं, उम्मीद है आप एक लिबरल व्यक्ति को समझते होंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो एक आइडियोलॉजी के साथ पढ़ता है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच में भरोसा रखता है, जो सिर्फ अपनी बात कहने में भरोसा नहीं रखता, दूसरे की बात सुनने में भी भरोसा रखता है, जो अपनी बात को बड़े हम्बल तरीके से ये कहता है और दूसरे की बात को बड़े हम्बल तरीके से सुनता है। एक ऐसा व्यक्ति हमें क्या नजर आता है, बोले सर एक ऐसा व्यक्ति जो है वह हमें नजर आता है कि हाँ भाई एक लिबरल व्यक्ति है, सिर्फ अपनों की बात, अपनी बात को नहीं समझाना चाहता, दूसरों की बात को भी समझना चाहता है। ऐसे नजर आ रहे हैं हमें राजा राम मोहन राय, सॉरी सर सैयद अहमद खान साहब। सामाजिक सुधार करना चाहते हैं, प्रजातांत्रिक आइडियाज हैं इनके, लोगों के हित में आइडियाज हैं इनके, और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर चर्चा करते हैं कि भाई लोगों के पास स्वतंत्रता है बोलने की, वह लोगों के पास अधिकार है बोलने का, और वह अपनी बात स्वतंत्र तौर पर कह सकते हैं। अमन, आशुतोष चौहान जी, आशुतोष रघुवंशी जी, विशाल जी, मृदुल जी एंड रेस्ट ऑफ द जी, ही वॉज अगेंस्ट रिलीजियस इंटॉलरेंस। आज एक ऐसा शब्द मैंने भी यूज किया था, है ना, एक मैसेज शेयर किया है, उसमें पढ़ लीजिएगा जिसने नहीं पढ़ा हो, एक बार फिर से याद दिला रहा हूं। सो ही वॉज अगेंस्ट रिलीजियस नहीं कहा था मैंने, इंटॉलरेंस कहा था बस, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस ओनली, ही वॉज अगेंस्ट रिलीजियस इंटॉलरेंस, कॉमा इग्नोरेंस as well as the irrationalism. He denounced the parda system, he denounced the polygamy system as well as the easy divorce। वो जो ट्रिपल तलाक चलता था बेटा, वो जो तलाक तलाक और ये जो तलाक चलता था, ये जो सोशल एविल्स हैं, इन सभी सोशल एविल्स के अगेंस्ट थे बेटा। ये आप समझिए, ये है वो लिबरल व्यक्ति। किताबी लिबरल होना एक बड़ा अलग सा सिस्टम होता है बेटा, कि हमने किताबें पढ़ ली हैं, अंजलि जी, देवांश जी और सभी दूसरे जी, और हम किताबों को अपने जीवन में लेके आ गए बस। धार्मिक असहिष्णुता, अंजलि जी, धार्मिक असहिष्णुता का मतलब है कि भाई ये जो हम धर्म के आधार पर पर्दा सिस्टम चला रहे हैं, ये धर्म के आधार पर हम पॉलीगैमी चला रहे हैं, ये धर्म के आधार पर हम जो ट्रिपल तलाक चला रहे हैं, ये सब रिलीजियस इंटॉलरेंस है। ये सब ऐसे बिलीफ्स हैं, जो ये सब ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो रिलीजन बेस्ड हैं।
तो इन सभी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट थे सर सैयद अहमद खान साहब. Am I very clear to you? Am I very clear to all the individuals, those who are connecting? You people can let me know right now. Understood to everyone with the very same? कि धर्म के आधार पर आप कह रहे हो पर्दा सिस्टम, धर्म के आधार पर आप कह रहे हो क्या, बोले सर ये पॉलीगैमी बहुविवाह. आपने हिंदुओं में देखा क्या बहुविवाह होते हुए? मतलब बहुत रेयर होता है, हालांकि होता जरूर है, लेकिन बहुत रेयर है. बट एट द सेम व्हेन इट कम्स टू द इस्लाम, तो हम क्या देखने जा रहे हैं? बोले सर मल्टीपल मैरिजेस. हालांकि इन कंटेक्स्ट ऑफ द in context of what the political history or the ruling history, there were several rulers among the Rajputs, there were several other rulers in the history of India who married multiple times. लेकिन है तो सब वही ना. किसके आधार पर? बोले सर या तो धर्म के आधार पर है या आपकी पावर के आधार पर है. तो ऐसी जो भी प्रैक्टिसेस थी, उन सभी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट थे. कौन अगेंस्ट थे? बोले सर हमारे सर सैयद अहमद खान साहब जो हैं वो अगेंस्ट थे. हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा. कमिंग टू दिस ओनली, तहज़ीबुल अखलाक, social reformer in English, a magazine which was founded by him. This is something which you need to remember in context of the Sir Syed Ahmad Khan Sahab. Nancy ji, Salini ji, and all my near and dear students, those who are connecting. He tried to awaken people's consciousness on social as well as the religious issues. ये जो सामाजिक बुराइयां हैं, ये जो धार्मिक बुराइयां हैं, सर सैयद अहमद खान कह किसके माध्यम से रहे, लोगों को समझा किसके माध्यम से रहे? आपने ना मुझसे उम्मीद है, आकांक्षा सेशन में करेक्ट नहीं कर रही है, और अदरवाइज वो थोड़ी देर बाद मुझसे पूछ लेती कि सर ये कहां से कहां कनेक्ट कर रहे हो आप. आप में से अधिकांशतर लोगों ने मुझसे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है. इट इज इनटू द पॉलिटी. The very first chapter where we do look after the constituent assembly framing, तो जब हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ते हैं, उसमें जाकर हम देखते हैं कि for the very first time in the year of 1934, M.N. Roy put forward the idea for the very same. Later on in the year of 1935, Indian National Congress accepted the very same and demanded to the British government. In the year of 1938, Pandit Jawaharlal Nehru asked the British government that our constituent assembly should be elected, and the election must be on the basis of the adult franchise. लेकिन स्नेहा बेटा, महिमा, रश्मि, नैन्सी जी, राधा जी, गिरिराज जी और सभी दूसरे जी जो सेशन का हिस्सा हैं, हमने देखा था कि भाई ये बात कहां तक चल रही थी? बोले सर एक सीमित लोगों तक चल रही थी, जो पढ़े लिखे लोग थे उन तक चल रही थी. इसका इम्पैक्ट कहां तक था? बोले सिर्फ उन लोगों तक था जो थोड़े से अवेयर हैं. तो फिर लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाई गई? मैं चाहता हूं कि आप जो सभी छात्र छात्राएं सेशन का हिस्सा हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि फिर लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाई गई. वो जो मास प्रेशर है, उस मास प्रेशर को क्रिएट करने के लिए क्या किया गया? बोलिए सर मास प्रेशर को क्रिएट करने के लिए 1939 में मोहनदास करमचंद गांधी जी ने क्या लिखा? बोले सर एक आर्टिकल लिखा, जिस आर्टिकल को द ओनली वे के नाम से कंसिडर किया जाता है. The only way to the constituent assembly is the only way to the constitution is the constituent assembly. हरिजन पत्रिका में मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखा, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा ऐसा कि हाँ सर ऐसा आपने पढ़ाया हुआ है और ऐसा हमने पढ़ा हुआ है. तो ऐसे ही सर सैयद अहमद खान साहब अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने जो विचार हैं, वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे बेटा? तो अपने विचारों को एक्सप्रेस, जैसे आजकल ना हमारे यहाँ, मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ ना एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारी फैमिली में. तो हमारी फैमिली में किसी को कोई बात कहनी होती है, किसी को एक दूसरे से, ऑब्वियस है सबके पास होता है ना, बहुत कुछ नया नहीं है. मैं सिर्फ अपने आप से एक जोड़कर उदाहरण आपको दे रहा हूँ, बाकी आप सब उसे अपने आप से भी जोड़कर देख सकते हैं. तो हमारे परिवार में ना एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है. जब कोई कुछ कहना चाहता है जो एक दूसरे से फोन के माध्यम से नहीं कह सकते, या कोई किसी को बताना चाहता है, तो वो क्या कर देते हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं, ताकि हमारी बात जो है वो सब तक पहुंच जाती है. उम्मीद है ऐसा आपके साथ भी होता होगा, आप सबके साथ भी ऐसा ही होगा. जैसे अभी हमारा गुरुकुल का ग्रुप है, मुझे एक मैसेज सभी से कम्युनिकेट करना था, मैंने एक मैसेज आप सबसे कम्युनिकेट कर दिया. आज सुबह से बैठ के ना मैं मैसेज ही कम्युनिकेट कर रहा था.
ठीक है, एक मैंने टीचर्स वाला ग्रुप जो है उसमें भी एक मैसेज शेयर किया हुआ है, एक हमारा स्टूडेंट वाला जो ग्रुप है उसमें भी एक मैसेज शेयर किया हुआ है। मेरी बात पहुंची ना लोगों तक, सब तक पहुंच गई। अगर मैं किसी इंडिविजुअल से कहना चाहता तो मैं इंडिविजुअल को फॉरवर्ड कर देता, लेकिन मेरी बात फिर एक सिर्फ इंडिविजुअल तक सीमित रह जाती ना, सब तक कैसे पहुंचती, लोगों में चर्चा कैसे होती उस बात की। तो अंजलि जी, इसीलिए सर सैयद अहमद खान साहब ने क्या किया, बोले सर एक मैगजीन पब्लिश करी। Am I very clear to all the individuals with the very same? You people can let me know. And what was the name of the magazine? It was Tehzeebul Akhlaq. Very clear to all the individuals with the very same. और इस तहजीबुल अखलक के माध्यम से ये क्या लिख रहे हैं, बोले सर अपने विचार बता रहे हैं, क्रिटिकल ऑफ द नेशनल मूवमेंट्स। और अभी हमने देखा कि इन्होंने 1857 पर क्या लिखा हुआ था, बोले सर इन्होंने 1857 के कंटेक्स्ट में वो एक पैम्पलेट भी लिखा था। सो इन हिज लेटर ईयर सर सैयद अहमद खान encouraged Indian Muslims not to join the national movements. He felt that education and not politics was needed by them. ये बड़ा अच्छा विचार है इनका। देखिए, जैसे मैंने कल परसों आपसे एक क्वेश्चन पूछा था बेटा, और मैंने कहा कि व्हाट वर द रीजंस व्हिच कैन बी कंसीडर रिस्पांसिबल फॉर द रिफॉर्म मूवमेंट्स अमंग द मुस्लिम्स। तो आप में से कुछ लोगों ने कहा कि पर्दा सिस्टम, आप में से कुछ दूसरे लोगों ने कुछ और कहा। तो हमें मोहिनी, मैंने ये कहा था उस समय में कि आप गलत नहीं है, नेहा आप गलत नहीं है, विशाल जी आप गलत नहीं है, गिरिराज जी आप गलत नहीं है, लेकिन आशुतोष रघुवंशी जी और गिरिराज जी सही हैं, ऐसा मैंने कहा था उस समय में। तो बस ऐसा ही हमें यहां समझना है कि हमारी प्रायोरिटी जो है, कल मैंने स्नेहा से भी कहा था कि स्नेहा ने पूछा सर बहुत सारी चीजें हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या कंप्लीट करो। मैंने कहा बेटा धीरे धीरे कंप्लीट करो, प्रायोरिटीज सेट करो, चीजों को प्रायोरिटाइज करो कि यार इतने दिन का मेरा टारगेट है, सबसे पहले मैं इसे कंप्लीट करूंगी। तो ऐसे ही सर सैयद अहमद खान साहब उस पर्टिकुलर समय में मुस्लिम से क्या कह रहे हैं कि भैया तुम्हें अभी राष्ट्रीय जो आंदोलन है उनका हिस्सा होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की जरूरत नहीं है आस्था जी, आपको जरूरत है शिक्षा की। जब आपके पास शिक्षा होगी आप अपने परिवार का अपलिफ्टमेंट कर पाएंगे, जब आपके पास शिक्षा होगी आप आपके गांव का अपलिफ्टमेंट कर पाएंगे। So such was the opinion of that versatile genius individual. And I hope I'm quite clear to all the individual with the Sir Syed Ahmad Khan. Rest we will be having discussion by tomorrow. तो इसके आगे की जो चर्चाएं हैं हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आप अपने नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस को बता सकते हैं कि हमने 25 दिसंबर से बीपीएससी के लिए 70th बीपीएससी 71st बीपीएससी के लिए बैच कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हम सिलेबस अगस्त में कंप्लीट कर देंगे। सिमिलरली हमने एमपीपीएससी के लिए बैच कोर्स लॉन्च किया है, सुपर 50 के नाम से हमें इस बैच पर ज्वाइन किया जा सकता है। और प्रीलिम्स का जो हमारा बैच कोर्स है ये 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। जो भी छात्र छात्राएं आज लेट आए हैं, प्रीलिम्स की जानकारी चाहते हैं, इस बैच कोर्स को इनिशियल बेसिस पर शुरुआत में देख लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा आपको प्रीलिम्स के बारे में बताया है, रेस्ट मेरी पूरी जानकारी प्रीलिम्स को लेकर जो रहेगी वह 10 तारीख में रहेगी। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, टेक केयर टू योरसेल्फ, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। दैट्स रियली वेरी गुड नेहा। ओके, कोई इशू नहीं है बेटा, आप तो जो हमारे सोशल साइट्स हैं उन सभी सोशल साइट्स को शेयर कर सकते हैं। अरे अंजलि जी, आपका प्रीलिम्स का बैच क्यों आप इतना परेशान है प्रीलिम्स के बैच को लेकर? मैंने कहा तो है कि अंजलि जी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा प्रीलिम्स का तो आपका प्रीलिम्स का बैच भी आ जाएगा। अभी तो डिटेल्ड पढ़िए, पॉलिटी पर जितनी अच्छी पकड़ आपने करी थी वो क्यों कर पाई थी? जस्ट बिकॉज यू एंजॉय द 70 सेशंस ऑफ द पॉलिटी। Likewise, just try to enjoy the 100 sessions of the history this time. 100 सेशंस एंजॉय करें हिस्ट्री पर, है ना, ताकि मेंस के क्वेश्चंस आपसे बन सकें। तो सिलेबस की और पेपर की चिंता करना ही छोड़ दीजिए अंजलि जी कि कब होगा, क्या नहीं होगा। हमारा एक ही कंसर्न होगा कि जो कुछ होगा वो सब कुछ अच्छा होगा हमारे इंटरेस्ट में, और इसी मैसेज को दूसरों से भी कम्युनिकेट करते रहिए। क्योंकि आजकल मैं सुन रहा हूं कई सारी संस्थाओं के बारे में, हालांकि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं जाता और अच्छा नहीं लगता मुझे कहने में भी, और
क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड्स उस तरीके के नहीं हैं। आई डू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट दैट इंक्रीज योर स्टैंडर्ड, मनी विल बी चेसिंग टू यू, डोंट चेस द मनी। तो आई डू बिलीव इन द सेम कॉन्सेप्ट। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि कई सारी संस्थाएं जो हैं सब्सक्रिप्शन करवा लिए हैं, सेशंस चल नहीं रहे हैं, 1 जनवरी से कोई सेशंस ही नहीं हुए हैं, और सब्सक्रिप्शन 31 दिसंबर तक करा लिए हैं। तो है ना, ये आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हाँ सब कुछ चलेगा, और तब तक चलेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। बस तब तक आप हम पर भरोसा बनाए रखें। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, प्लीज टेक केयर, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।